हेलो हाय गुड इवनिंग एंड यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचपी पटवारी का रहेगा। और इसमें आपके जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन 2015 के पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे, उनको आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम समझेंगे और साथ ही साथ में इनके राइट आंसर्स भी हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि फर्स्ट जो पैटर्न है वो आपका आर्टिकल से उठाया गया है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आपको एक सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई हर्ड डैश नॉइस, आई हर्ड डैश नॉइस। तो नॉइस जो है, इसमें जो साउंड है हमें कौन सी देखने को मिल रही है? कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिल रही है। हमारे जो साउंड्स है वो दो तरह के होते हैं। क्लियर? अगर साउंड्स की बात की जाए तो साउंड्स जो है हमारे वो दो तरह के होंगे। और साउंड्स जो होंगे हमारे कौन से? एक होंगे वॉल साउंड्स होंगे और दूसरे होंगे हमारे क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन से? कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वॉल साउंड है ये 20 रहेंगे आपके, और जो कॉन्सोनेंट है ये 24 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ साउंड इज 44। इसमें आपको वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वॉल साउंड का मतलब समझते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये वॉल साउंड्स नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होते, ये वॉल साउंड्स नहीं है, क्योंकि ये कुल मिलाकर 5 है। और अगर वॉल साउंड्स की बात की जाए तो वो 20 साउंड्स है। ठीक, ए ई आई ओ यू जो है ये वॉल लेटर्स होते हैं, नॉट साउंड। साउंड्स इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर? तो हम इसको अगर समझना चाहें तो एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ए ई आई ओ यू जो अगर ये साउंड नहीं है तो फिर साउंड क्या हो सकते हैं, किसको कहा जाएगा वॉल साउंड्स और किसको जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो मैं आपको सिंपल से एक बात समझा देता हूं कि कोई भी ऐसे साउंड जिनमें हम टंग, लिप्स या टीथ का यूज कर लें, वो होते हैं क्या? आपके कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? और जिसमें हम इनका यूज ना करें, यानी कि जो खुले मुंह से निकले साउंड, वो होते हैं वॉल साउंड्स। अब इनका जो होता है, जब भी आपने इनसे पहले किसी भी आपने नाउन से पहले या नाउन फ्रेज से पहले अगर आपने आर्टिकल फिट करना है, तो आपको उसका इनिशियल साउंड, जहां से साउंड आपका बन रहा है, जहां से वो साउंड बनना शुरू हुआ है, शुरुआत जहां से है साउंड की, आपको वो कैच करना होता है। ठीक, तो अगर हम इसका साउंड कैच करें, ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में न न, यानी कि मैं किसका यूज कर रहा हूं? मैं यूज कर रहा हूं टंग का। टंग मेरी कहां टच हो रही है? मेरे जो जिसको बोल सकते हैं हम कि हार्ड पैलेट पे यहाँ पे टच हो रही है। तो जब भी टंग हार्ड पैलेट पे टच हो रही है, इसका मतलब हमने टंग का यूज किया है। अगर टंग का यूज किया तो साउंड कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हमें शुरुआत में देखने को मिले तो अ लगा दिया करो। और किसी नाउन या नाउन फ्रेज की स्टार्टिंग में अगर हमें कोई ऐसा साउंड देखने को मिले जो खुले मुंह से निकल रहा है, आ ए ओ ऐसा कुछ दिखे, ठीक, तो फिर एन लगा दिया करो। अब इसमें स्टार्टिंग में ही ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिली, यानी कि यूज ऑफ टंग है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? अ लिख देंगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू साउंड चलेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू साउंड क्या होना चाहिए। आई हर्ड अ नॉइस। नेक्स्ट इज ही इज डैश एयर टू द सॉन्ग। अब यहाँ पर जो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि एच देखकर ही अ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने प्रोनाउंसिएशन को कैच करना है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कभी भी लेटर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं चलेंगे। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसको एयर कहा जाता है। ठीक है, एयर। ही इज डैश एयर। अब स्टार्टिंग जो हुई इसकी ए से हुई है, यानी कि इसमें नहीं हमने टंग का, ना ही टीथ का, ना ही लिप्स का यूज किया। ये साउंड हमारे खुले मुंह से निकल रहा है। तो साउंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो खुले मुंह से निकलने वाला साउंड वॉल है। अगर वॉल है तो इससे पहले हमें क्या लगाना है? एंड, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, दिस इज डैश थिंग आई वांटेड। दिस इज डैश थिंग आई वांटेड। देखिए मैं आपको इसको थोड़ी सी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा देयर इज डैश विलेज, फिर मैंने कहा डैश विलेज इज सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। ठीक है, यहां पर मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा मैंने कि देयर इज डैश विलेज एंड डैश विलेज इज सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने बात की देयर इज डैश विलेज। वह साउंड जो है वो किसका है? कॉन्सोनेंट का है, क्योंकि इसमें हमने किसका यूज कर लिया? लिप्स का यूज कर लिया। अब क्या विलेज के बारे में पहले कोई बात हुई है? क्या विलेज के बारे में कोई पहले बात हुई है? क्योंकि जो नाउन है हमारे,
वो दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। नाउन जो है हमारे दो तरह से हो सकते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक, क्लियर, और एक होते हैं इनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक या इनस्पेसिफिक का पता हमें कैसे चलेगा कि जब लिसनर ऑलरेडी जानता हो कि बात किसके बारे में की जा रही है। जब लिसनर ऑलरेडी जानता हो कि बात किसके बारे में की जा रही है तो वो स्पेसिफिक होगा। अगर लिसनर को नहीं पता, कोई चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो वो इनस्पेसिफिक होगा, ठीक। अगर हम यहां पर देखें कि देयर इज डैश विलेज, देयर इज डैश विलेज, तो विलेज की यहां पर पहली बात हो रही है, इनकी इसकी पहले कहीं बात नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, इनस्पेसिफिक हो जाएगा। तो जब भी आपका नाउन जो है वो इनस्पेसिफिक हो तो अ या एन लगाया करो, और जब भी आपका नाउन स्पेसिफिक हो तो द लगाया करो। मतलब जिसके बारे में पता हो हमें कि किसके बारे में बात की जा रही है तो द लगाया करो, जब हमें नहीं पता हो किसके बारे में बात की जा रही है तो अ या एन लगाया करो। यहाँ पे हमें नहीं पता तो हमने क्या लगा दिया, अ। देयर इज अ विलेज। अब दूसरी बात, जब हम यहाँ पर विलेज लिखा तो हमें पता है कौन से विलेज की बात हो रही है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, जिसके बारे में लिसनर जानता है कि किसकी बात हो रही है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अगर स्पेसिफिक हो गया तो क्या लगा दोगे, देयर इज अ विलेज, द विलेज इज सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। आई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन पे आओ, दिस इज जस्ट डैश थिंग आई वांटेड। तो इसका मतलब इसके बारे में हमें पहले से पता कि कौन सी चीज है, कौन सी चीज यहाँ, यानी कि जो चीज मैं चाहता था। तो ठीक है, तो जब भी आपके पास आए क्या, जैसे दिस इज डैश थिंग, थिंग विच थिंग, ठीक है, जब भी आपके पास क्या है, रिप्लाई विच का है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्पेसिफाइड हो जाएगा। यहाँ पर थिंग जो है ये क्या बन जाएगी, स्पेसिफाइड हो जाएगी, किसी एक ही पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही है, कौन सी चीज की, जो वो चाहता था, तो यानी कि स्पेसिफाइड होगा। अगर ये स्पेसिफाइड होगा तो राजे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर द लगा देंगे, दिस इज जस्ट द थिंग आई वांटेड। तो द यहाँ पर आप लगाओगे क्योंकि ये स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब इसके बारे में पता है कि बात किसकी की जा रही है, कौन सी चीज की बात की जा रही है, जो वो चाहता था। आई बात समझ में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी ईट दैट वी डैश लिव, ठीक। अब यहां पर माइट, वुड और कुड, ये तो तीनों पास्ट के हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो प्रेजेंट है, और वो कह रहा है कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके, ठीक। तो पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो उसके लिए मोडाल में यूज किया जाता है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, वी ईट दैट वी मे लिव। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। ऑप्शन है आपके पास, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अगर लिटिल की बात की जाए, ठीक, तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। और लिटिल जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर बात की जाए अ लिटिल की, तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट सम एटलीस्ट, नॉट मच बट सम एटलीस्ट, क्लियर। तो इसमें अ लिटिल, और अ लिटिल जो है एक पॉजिटिव वर्ड होता है। और अगर बात की जाए द लिटिल, तो द लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच, ज्यादा नहीं, बट जितना है उतना सारा के सारा, नॉट मच बट ऑल द प्रोवाइड, बट ऑल द प्रोवाइड, क्लियर। मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन जितना है उतना सारे का सारा, उसका मतलब होता है द लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। अब वो कह रहा है देयर इज डैश ऑफ रिकवरी, कि वहां पे उसकी रिकवरी की थोड़ी होप है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि कम भी तो हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि नहीं है, ठीक। तो लिटिल भी आ सकता है, देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, ठीक है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। लेकिन अगर वहां पर होता ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि ही गॉट इंजर्ड सो बैडली दैट देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, तो अब यहां पर उसने स्टेटमेंट दे दी कि वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ है कि उसके बचने की होप नहीं है। तो कोई ना कोई आपके पास हिंट गिवन होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हिंट गिवन नहीं है कि मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑप्शन क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई रेफरेंस नहीं दी गई जिससे मुझे नेगेटिव वर्ड ही चूज करना पड़े। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पॉजिटिव भी क्यों चूज करें, क्योंकि नेगेटिव वर्ड को तभी यूज करोगे जब वहां पे आपकी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करती हुई कोई दूसरी स्टेटमेंट दी गई होगी। जैसे मैंने कहा ही गॉट इंजर्ड सो बैडली, ठीक। तो ये आपको एक रेफरेंस दे दी गई कि आपको नेगेटिव वर्ड ही चूज करना है, तब आप पॉजिटिव वर्ड नहीं चूज कर सकते। लेकिन एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इस करके हम
एक पॉजिटिव वर्ड ही यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हरी इज डैश बॉय इन द क्लास। ठीक, अब यहाँ पर 3 डिग्री आपको दी है, लेजी, लेजियर एंड लेजिएस्ट। ठीक, तो 3 डिग्रीज जो है हमारी, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हमने कहा गुड, फिर इसकी पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बेस्ट है। फिर अब आप एक चीज समझेंगे कि जो द है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं यूज होता, तो इस करके क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, अब कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, लेकिन उसके जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होते हैं। 2 क्राइटेरिया है, जब हम साइमल्टेनियसली इंक्रीज या डिक्रीज देखें, या फिर जब भी ऑफ द टू कहीं पे लिखा हो तब हम कंपैरेटिव से पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लिखा। ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लिखा जाता है और उसका कंपैरिजन जो है यहाँ पर वन वर्सेस ऑल है, वन वर्सेस ऑल है। तो वन वर्सेस ऑल जब भी कंपैरिजन हमें देखने को मिले तो हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी लेजियस जो है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पुलिसमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड डैश डेंजर। ठीक है, तो रेस्क्यू के साथ आपकी जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो फ्रॉम यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है बचाने की। ठीक, तो रेस्क्यू के साथ हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करा करो। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। देखिए यहाँ पे इज यूज तब आ सकता था जब वो प्रेजेंट की बात हो, और अगर इज यूज आ जाता तो फिर प्ले नहीं प्लेइंग लिखा होता, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर, क्योंकि इज यूज के बाद अगर टू लिखा हो तो फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, इसके जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, मतलब एक डिटेल डिस्कशन है, अभी मैं आपको मैं नहीं इतना मैं डिटेल में जा सकता, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि बिफोर हिज मैरिज, मैरिज से पहले की बात है, पास्ट की बात है। ठीक, अब वॉज यूज्ड भी आ सकता था क्योंकि पास्ट है, लेकिन पास्ट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आपके साथ कोई बी फॉर्म लिखी हो, जब भी आपके पास कोई बी फॉर्म लिखी हो, यानी कि इज एम आर वॉज वर, इज एम आर या वॉज या वन। ठीक, या फिर लिखी हो आपकी कोई गेट फॉर्म, गेट, गॉट, गॉट। ठीक, या फिर कोई लिखी हो बिकम फॉर्म, इतना आप याद रखें, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम एंड बिकम। क्लियर, और इनके बाद लिखा हो यूज्ड टू, क्या लिखा हो इनके बाद, यूज्ड टू, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक, कि कभी भी बी फॉर्म लिखी हो, गेट फॉर्म लिखी हो, बिकम फॉर्म लिखी हो और इसके बाद लिखा हो यूज्ड टू, तो उसके बाद आप वर्ब की यहां पर नहीं लिखता मैं, यहां पर लिख देता हूं कि यूज टू लिखा हो इन फॉर्म्स के बाद, अगर क्या लिखा हो इसके बाद लिखा हो यूज्ड टू, तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए लिख दिया कि ही वॉज यूज्ड टू। ठीक, अब यहां पर वॉज आ गया और फिर आ गया यूज्ड टू, है ना, तो वॉज यूज्ड टू आ गया तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आगे जो भी होगा, तो इस वजह से यहाँ पर प्ले लिखा हो तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, तो इसकी पास्ट की हैबिट थी जो अब नहीं है उसकी, तो मैरिज से पहले वो खेलता था अब नहीं खेलता, तो यूज टू जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। और हैड यूज टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैड का यूज तब किया जाता है कि जब हम क्या करते हैं, जब किसी एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट करके लिखते हैं तो हम हैड का यूज कर सकते हैं उस समय। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ही इज मैरिड, मैरिड यहां पर जो है ये एडजेक्टिव है, मैरिड जो है यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक, 2 तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हम। मैंने कहा ही मैरिड डैश माय कजन। ठीक, और दूसरी तरह से ये लिखा है ही इज मैरिड। अब यहां पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, मैरिड जो है ये वर्ब। क्लियर, ही इज, सॉरी ही मैरिड, मैरिड अगर वर्ब हो ना तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन मत लिखा। ठीक, अगर मैरिड एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव कैसे पता लगेगा, यहां पर कोई बी फॉर्म लिखिएगी, इज एम आर वॉज वर, ऐसा कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे, इज एम आर वॉज वर के बाद ये चीजें आप याद रखेंगे, इज एम आर वॉज वर गेट
गॉड, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स, बी फॉर्म्स के कोई वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स के कोई वर्ड। इसके बाद अगर क्या लिखा हो, मैरिड लिखा हो, तो आप प्रेपोजिशन कौन सी लिख दिया करो, टू लिख दिया करो, बस बात खत्म करो, इतनी बात याद रखो, ठीक। ही इज मैरिड, तो ऑप्शन क्या आएगा, टू, दैट्स इट, सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वी शुड रिलाई, रिलाई जो है ये एक फ्रेजल वर्ब में काउंट की जाएगी, तो रिलाई के साथ जो प्रेपोजिशन ऑन लिखा करो, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ऑन, राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ डैश, ये तो आप सबको पता है कि क्या होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो वाज मूविंग पास्ट है, मूव्ड पास्ट है, मूव जो है ये नहीं आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर केस है, तो एसईएस वर्ब के साथ लगेगा, मूव्स अराउंड द सन, ये आपको वैसे भी पता होगा। नेक्स्ट देखिए, वी डैश इंग्लिश फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स 5 सालों से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंस यूज करा करो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके लिए कौन सा टेंस यूज करा करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट आ गया, फोर आ गया, टाइम आ गया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव बीन और फिर आईएनजी फॉर्म, तो ये गलत ऑप्शन, ये गलत, ये गलत, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक। ये 5 सालों से चल रहा है काम, या पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 5 साल पहले एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा, डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ये इडियम है, आपकी प्रोवर्ब है, तो इसको याद रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इट इज कंप्लीट द प्रोवर्ब, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा भी है प्रोवर्ब, ठीक है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, मतलब अपनी गलती सुधारने के लिए कोई वो नहीं, कभी लेट नहीं होता, सुधार कभी भी किया जा सकता है। अगला जो सेक्शन है उसमें आपको स्पेलिंग्स पूछेंगे, डायरिया की स्पेलिंग पूछेंगे, तो डायरिया की जो राइट स्पेलिंग है वो ये होगी आपकी DIARRHOEA, ठीक, ये डायरिया की राइट स्पेलिंग होगी। एडिक्शन की अगर हम बात करें तो एडिक्शन की जो राइट स्पेलिंग है वो ये आपकी मानी जाएगी, एडिक्शन की राइट स्पेलिंग ये आपकी मानी जाएगी। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग, हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग जो है, कॉन्फिडेंशियल, ये सी जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ये स्पेलिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वर्ड विच इज ऑपोजिट, यानी कि एंटोनी पूछा है, फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होगा रिजिड, ठीक, और एग्जिट का ऑपोजिट होगा एंट्रेंस, ये आपको बड़ा ही आसान है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा सिनोनिम, सिमिलर, यानी कि कन्फेस का मतलब होता है एडमिट कर देना, ठीक, सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, ठीक, तो ये आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, शी मस्ट वीप, शी विल डाई, ठीक, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जॉइन द सेंटेंस बाय एडिंग द ऑप्शन गिवन बिलो, वो कह रहा है उसको या तो उसको रो लेना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी, ठीक, तो दो चॉइसेस है, तो दो चॉइसेस के लिए ऑल्टरनेटिव कनेक्शन लगेगी, और शी मस्ट वीप और शी विल डाई, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो द मैन डैश स्टोल द बाइसाइकिल, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने बाइसाइकिल चोरी की थी, तो यहाँ पर हु आएगा क्योंकि पर्सन के लिए हु आता है, या whom भी आता है पर्सन के लिए, लेकिन whom के बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और who के बाद हमेशा ही कोई वर्ब लिखी रहती है, ठीक। अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट लिखा होता, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता, तो हम whom भी लिख सकते थे, ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, who stole the bicycle, आसान ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट उन्होंने पूछा ईडीएम के मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कि द हैप्पी एंड द सैड टाइम्स, मतलब उतार चढ़ाव जो जिंदगी के हैं उसका मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब पूरा जोर लगा देना, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जहां तक मैं कहूं कि पेपर के लेवल की बात, तो पेपर का लेवल कुछ भी नहीं था, ठीक, पेपर का लेवल था इजी, बहुत इजी पेपर था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़े, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझे, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है उनके लिए पेपर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें हमसे पहले ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो आप भी ऐसे ही तैयारी करना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एनरोल भी नहीं होना चाहते तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो है वो देखते रहें और अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करते रहे। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ, और नए क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके साथ मिलेंगे, और उनमें सीखने की कोशिश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी एज वेल, क्लियर। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़े, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।